दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो जब हम बात करते हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण की, तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। इसने 711 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा 711 ईस्वी में सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो 711 ईस्वी में अबूदुल्लाह और बुंदेल के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र में अरबों का पहला असफल आक्रमण हुआ था। इसके बाद में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ये 17 वर्ष का था, 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में आक्रमण सिंध के क्षेत्र में किया गया और इसने सिंध के तत्कालीन शासक दाहिर को पराजित करके सिंध को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद ये भारत पर आक्रमण करते हुए मुल्तान तक पहुंच गया था, जहां पर इसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी थी। इन सभी विजयों के बारे में जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। एक अज्ञात लेखक की रचना है चचनामा, तो इसकी जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक, मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख़ सिंध, किससे? तारीख़ सिंध से प्राप्त होती। तो भारत पर पहला आक्रमण जो किया गया 711 ईस्वी में, मुस्लिम आक्रमण अबूदुल्लाह के नेतृत्व में, ये असफल आक्रमण था। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया, जिसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके वहाँ पर अधिकार किया, मुल्तान को अंत में अपनी राजधानी बनाया। यह 17 वर्ष का था। इसकी जानकारी हमको चचनामा से प्राप्त होती। चचनामा एक अज्ञात लेखक हैं, ठीक है। सिंध का शासक दाहिर था जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। यही 712 ईस्वी में सिंध में आक्रमण करने के बाद इसने भारत में सबसे पहले जजिया कर को लागू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में जजिया कर की शुरुआत करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया। तो नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था जो लगभग 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो नालंदा जो कि मगध में, वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिक्षण का केंद्र और मठ हुआ करता था, इसको 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ने नष्ट कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1200 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने कम अवधि तक शासन किया। तो जब हम दिल्ली के राजवंशों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले राजवंश की बात करें तो सबसे पहला आता है गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और फिर अंत में लोदी वंश आता है। तो इन 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया। सबसे पहला राजवंश वही गुलाम वंश था, जिसने लगभग 1206 से लेकर के 1290 तक, लगभग 84 वर्षों तक शासन किया गुलाम वंश ने, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिनों तक शासन करने वाली, तो खिलजियों ने सबसे कम दिनों तक शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के और 1320 तक शासन किया। 1320 ईस्वी तक खिलजियों ने शासन किया। इस वंश का सबसे महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। और ये खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में प्रसिद्ध शासक माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला, सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने वाला राजवंश है तुगलक राजवंश, ठीक है। सैयद वंश
और लोदी वंश, सैयद वंश की स्थापना खिजर खां के द्वारा और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। तो खिलजी वंश के द्वारा सबसे कम दिनों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया। इसका महानतम शासक जो था, सबसे प्रसिद्ध शासक जो था, वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान निम्नलिखित में से था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी और पूरे उत्तर भारत में इसने अपना साम्राज्य विस्तृत किया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। ठीक है, तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध के बाद जयचंद को, गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित करके इसने दिल्ली का गवर्नर किसको बना दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। इसके बाद 1205 में गौरी की मृत्यु के बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था और इसी वजह से दिल्ली का पहला वास्तविक सुल्तान जो कहा जाता है वो इल्तुतमिश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और यह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसको लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। और ये दान में हाथियों तक का दान करता था और इसीलिए इसको हम पील बख्श के नाम से भी जानते हैं, पील बख्श के नाम से। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के इसने 1210 तक लाहौर में राजधानी बनाकर दिल्ली पर अपना शासन किया, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर अपना शासन किया। 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसने दिल्ली के निकट एक कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ करवाया था, परंतु उसको पूरा नहीं कर सका था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर के क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। ये मोहम्मद गौरी का विश्वसनीय दास या गुलाम हुआ करता था। इसे लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श और हाथियों का दान करने के कारण इसको पील बख्श के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। इसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। लौह और रक्त की नीति, जिसको कठोर नीति के नाम से भी जाना जाता है, ये गुलाम वंश का शासक था जिसका नाम था बलबन, जिसने 1266 से लेकर के 87 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ने विद्रोहियों को कमज़ोर करने और मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व का जो सिद्धांत था उसको ऊंचा करने के लिए सिजदा और पाबोस प्रथाएं भी चालू की थी। सिजदा व पाबोस प्रथा का प्रचलन किया। ठीक है, इसके साथ साथ पारसियों के नौरोज उत्सव की भी शुरुआत की थी। नौरोज उत्सव की शुरुआत भी इसके द्वारा की गई थी, नौरोज उत्सव। ठीक है, बलबन गुलाम वंश में बलबनी वंश का शासक था और इसको अफरासियाब का वंशज भी माना गया है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गुलाम वंश का शासक बना 1266 ईस्वी में और 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। सिजदा और पाबोस तथा नौरोज उत्सव की शुरुआत की और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इसने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया?
तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। ये मुख्य रूप से मोरक्को का निवासी था। मोरक्को, या हम मोरक्को जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका, तो हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। इसका मूल नाम जो था वो शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। तो इब्न बतूता का मूल नाम जो था शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता के नाम से भी इसको जाना जाता है। शॉर्ट में इसको इब्न बतूता कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। जब ये 1333 में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उपस्थित हुआ, तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और इसके बाद लगभग 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन को भेज दिया था, अपना राजदूत बना करके चीन भेज दिया था। ठीक है। इसने अपनी पूरी यात्रा वृतांत के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोरक्को का दक्षिण अफ्रीका का निवासी था। 1333 में भारत आया और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसके बाद 1342 ईस्वी में राजदूत बना करके अब चीन भेज दिया था। इसने अपनी यात्रा वृतांत एक पुस्तक में लिखी जिसका शीर्षक रेहला है या जिसका नाम रेहला है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नासिरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक था, तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल की बात करें तो 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक था। तो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, और इसने भारत के पश्चिमी प्रांतों पर अधिकार कर लिया। समरकंद के शासक के रूप में जाना जाता है तैमूर को। ये कहाँ का निवासी था? समरकंद का निवासी था। ठीक है, समरकंद का शासक था तैमूर। ठीक है। तो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी में अंतिम तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका मूल नाम गाजी मलिक भी हुआ करता था, गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक करौना जाति का था, करौना तुर्क था या करौना जनजाति कह सकते हैं, करौना जनजाति का था। गाजी मलिक ने 8 सितंबर 1320 को 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया। इसने सिंचाई के लिए नहरों, कुएं का निर्माण कराया, यानी सिंचाई के लिए नहरें व कुएं बनवाए। ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली के निकट एक तुगलकाबाद
नामक नगर की भी स्थापना की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए तुगलक वंश में, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद के निकट एक लकड़ी का महल ढह जाने के कारण हुआ। इसके समकालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे। तो किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है। इसका मूल नाम गाजी मलिक हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा कर मुख्य रूप से करौना जनजाति का हुआ करता था। इसने नहरें व कुएं की निर्माण करवाया सिंचाई के लिए, और ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। इसके अलावा इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। जब हम बात करते हैं खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी इसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1296 से 1316। इस शासनकाल की अवधि में इसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत में फैला लिया था, और ये दिल्ली सल्तनत का दूसरे राजवंश का सबसे प्रतापी शासक यानी खिलजी राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके अगर कार्यों की बात करें तो इसने संपूर्ण राजपूत शासकों को पराजित किया, रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। इसने गुजरात विजय यानी गुजरात पर विजय प्राप्त की 1299 में। 1299 में गुजरात पर, रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में, मालवा पर अधिकार किया 1305 में, सेवान को जीता 1308 में, और जालौर को जीता 1311 में। इसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जिसको नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनारों में खरीदा गया था, और इस वजह से इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति था, जिसने दक्षिण भारत पर कई अभियान किए और दक्षिण भारत पर वारंगल के शासक को पराजित कर कोहनूर हीरा भी प्राप्त किया था। इसके साथ साथ दक्षिण के कई साम्राज्य पर अधिकार किया था। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय सेनापति था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछी गई तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन के शासन कार्यों में घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन, स्थायी सेना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाई दरवाज़ा का निर्माण, सीरी किले का निर्माण इत्यादि कार्य प्रमुख रूप से आते हैं। तो इसका शासनकाल था 1296 से 1316। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र वंश संबंधित था सैयद वंश से। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। ये तैमूर के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी दी थी, जहां पर आगे चलकर खिज्र खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। इसने
सुल्तान की उपाधि धारण न करके सुल्तान की जगह पर रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला। तो सैयद वंश के शासकों ने सुल्तान की जगह पर रैयत ए आला की उपाधि धारण की और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम शासक था, जिसने 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसका मूल नाम निजाम खां था। निजाम खां मूल नाम था। इसने 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी ग्रहण की। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना की। ये गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था और ये कबीर का समकालीन था। कबीर का समकालीन था। गले में कैंसर के कारण 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका शासनकाल 16 जुलाई 1489 से लेकर 21 नवंबर 1517 ईस्वी तक था। ठीक है, सिकंदर लोदी लोदी वंश का द्वितीय और महानतम शासक था, जिसने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। मूल नाम निजाम खां था। कबीर का समकालीन था। गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। आगरा नगर की स्थापना, इसके अलावा जमीन को मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। गज ए सिकंदरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। यानी विजयनगर के जो शासक थे जिनको राय कहा जाता था, मुख्य रूप से प्रचलित परंपराओं के आधार पर इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर के राय को या शासकों को नरपति कहा जाता था। नरपत का शाब्दिक अर्थ लोगों का स्वामी होता है। वहीं अश्वपत की अगर हम बात करें तो विजयनगर में जो अश्व दल के प्रधान होते थे, घोड़ों के जो स्वामी होते थे, उनको अश्वपति कहा जाता था। ठीक है, तो विजयनगर के प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय या शासकों को नरपत कहा जाता था। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलु राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में नरसा राय नायक ने की थी। नरसा नायक ने की थी। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नरसा नायक, माफ कीजिएगा, तुलु राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वीर नरसिंह। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई है, या इसको हम बलापहार द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तुलु वंश के 6 शासकों ने लगभग 60 वर्ष तक शासन किया था। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। ठीक है, और इस राजवंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा 1505 में की गई। और तुलु राजवंश का शासनकाल जो था 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक था। ठीक है, 1565 ईस्वी में इस राजवंश को समाप्त करके तुलु राजवंश या विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी? तो जब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं मध्यकालीन दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जहां की महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी और ये दक्षिण भारत में स्थित
हिंदू साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में, जब उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, तब हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं, जो कि दक्षिण भारत में साम्राज्य था, महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थीं। इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में दो भाइयों के द्वारा की गई थी और मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जो हिंदू साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अनेगुडी, अनेकोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हस्तिनावती या हम्पी है। ठीक है, तो प्राचीन राजधानी इसकी हम्पी हुआ करती थी। इसके बाद में अनेगुडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी इनकी राजधानी बनी। पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में कौन एक था? तो मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में शंकराचार्य का नाम लिया जाता। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा दार्शनिक परंपरा को अद्वैतवाद के रूप में विकसित किया गया, या आप कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में अद्वैतवाद शाखा को जन्म दिया शंकराचार्य ने। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों के द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में शंकराचार्य का नाम लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य जो हस्तियां थी उनके लेखन को जोड़ करके इसको आदि ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया और इसी को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। रचना किसके द्वारा की गई थी? गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के पांचवें गुरु हुआ करते थे, जिनको जहांगीर ने 1605 ईस्वी में खुसरो की सहायता के आरोप में फांसी की सजा दे दी थी। यह पुस्तक अंतिम रूप से गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गुरु गोविंद सिंह ने, जिसमें शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे हस्तियों के लेखन शामिल किए गए और इसी को आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। जबकि इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो गुरु पर्व त्यौहार के रूप में गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा में रावी नदी के किनारे स्थित, जो कि वर्तमान में पंजाब प्रांत में है, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और ये सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक थे। इनके जन्म दिवस को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह
10वें सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगर हम बात करें सिखों के गुरु के, तो गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। इसके बाद में गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, रामदास, 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव, हरगोबिंद सिंह, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, और जो 10वें थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के अंतिम धर्मगुरु थे। इसके बाद में सिख धर्म में कोई भी धर्मगुरु नहीं हुए। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। तो सिखों के 10वें और आखिरी जो गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह हुए। इन्होंने 5 ककार, सिख धर्म में 5 ककार लागू किए थे। ठीक है, 5 ककार में 5 भौतिक वस्तुएं जैसे केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण की जाती थी। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का एक विशिष्ट समूह था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न को खालसा की स्थापना ने प्रेरित किया, और इसके बाद इसमें महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया जिन्होंने सिख गुरुमता समारोह में भाग लिया हो। सिख आचार संहिता और परंपराओं को सख्ती से पालन करते थे, 5 ककार धारण करते थे और सिख धर्म की रक्षा करते थे। तो खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में, खालसा पंथ की शुरुआत 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। 5 ककार लागू किए। 5 ककार में केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण का से शुरू होने के कारण पांचों भौतिक वस्तुओं को 5 ककार के नाम से जाना जाता है, लागू किया था। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। अगला प्रश्न देखें, लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो लंगर की परंपरा शुरू की थी गुरु नानक ने। गुरु नानक सिख पंथ की स्थापना करने वाले थे। ये पहले गुरु थे। प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने संगतों की स्थापना और संगतों के साथ साथ पंगतों की स्थापना की थी, जिसको लंगर परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे गुरु जो थे वो लहना थे, जिनको गुरु अंगद के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु अंगद ने लंगर की परंपरा को नियमित बना दिया था, तो स्थायी बना दिया था। तो लंगर की परंपरा आरंभ की गुरु नानक देव ने, और गुरु अंगद ने लंगर की परंपरा को स्थायी बना दिया था। ठीक है, सिख धर्म के प्रचार के लिए सिखों के लिए संगत और पंगत की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु अंगद ने लंगर की व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? तो जहांगीर के आदेश पर खुर्रम ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था, और इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो शाह को या खुसरो खां को सहायता दी थी। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी को फांसी दे दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। रामानंद भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर भारत में लाने के रूप में विख्यात हुए। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच हुआ। दक्षिण भारत में अलवारों और नैनारों संतों से इसकी शुरुआत हुई थी। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे जो है उत्तर भारत लाए थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने
और इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का काम किया रामानंद ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 800 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच हुई। ठीक है, अलवार और नैनार संतों के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है 1333 इब्न बतूता भारत आया, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता भारत 1333 में आया। 1506 गुरु नानक का जन्म, गलत है। गुरु नानक का जन्म 1469, अभी हमने ऊपर प्रश्न में चर्चा किया, 1469 को पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी को हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहब के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है। 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही है। 1498 वास्को डिगामा काली कटाया, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही सुमेलित नहीं है? 1506 गुरु नानक का जन्म सही सुमेलित नहीं है। गुरु नानक का जन्म जबकि 1469 को तलवंडी में हुआ था, तलवंडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीरदास। कबीरदास ने अपनी सदुक कड़ी भाषा में बीजक की रचना की है, जिसमें इन्होंने निर्गुण संप्रदाय से संबंधित या निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित दोहे लिखे हैं। वहीं अगर हम सूरदास की बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। विद्यापति की अगर हम बात करें तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा इत्यादि पुस्तक विद्यापति की हैं। तो बीजक जो रचना है वो कबीर की है, जिसमें सदुक कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित इन्होंने दोहे प्रस्तुत किए हैं बीजक में। तो सही उत्तर हो जाएगा, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः आपके पास उपस्थित होंगे जीके जीएस के प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद।